ओम साई राम। आज के इस वीडियो में मैं कुंभ मेले से जुड़ी कथा नहीं लेने वाला, बल्कि आज मैं कुंभ मेले से जुड़े साइंटिफिक रीजन और एक इस पॉइंट को लेने वाला हूँ कि गंगा नदी में स्नान करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। क्योंकि कुंभ में जाने का सबसे पहला काम यही होता है कि हमें गंगा स्नान करना होता है, जिससे हमारे पाप धुल जाते हैं। पर इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन भी है, एक नहीं बहुत सारे। उनमें से मैं आपको एक दो चुनिंदा आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले हम इससे समझने के लिए कुंभ मेले का इतिहास जान लेते हैं। इतिहास मतलब वो किस तरीके कब होता है, कौन सा 12 साल में, कौन सा 6 साल में। इसे समझने के लिए मैं आप लोगों को एनिमेशन वाइज समझाऊंगा। कुंभ मेला 4 जगह पे होता है। उनमें से सबसे पहला है प्रयागराज, जहाँ पे अभी महाकुंभ चालू है। दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक और चौथा है उज्जैन। हम इन चारों जगहों को अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये एकदम मुख्य जगह हैं हमारे आध्यात्म के स्तर की। तो अब इनमें सबसे जो पहला कुंभ का प्रकार है वो है एक कुंभ, पूर्ण कुंभ, जिस हर 12 साल में एक बार होता है। और दूसरा कुंभ आता है अर्ध कुंभ, ये हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। और उसके बाद माघ मेला, जो प्रयागराज में हर साल होता है। इसमें कोई खास नहीं, आप लोग इसमें जा चुके होंगे, बहुत लोग जाते हैं। और जो हमारा तीसरा लास्ट है जो अभी चालू है हमारा, वो है महाकुंभ। एक 144 ईयर में सिर्फ एक बार होता है ये वाला एकदम रेयर इवेंट। एक वो इसका एक अलग ही प्रोसेस होता है इसे पता लगाने का। 12 बार जो पूर्ण कुंभ होते हैं उसे होने के बाद एक बार ये आता है। और आपको एक सवाल तो हमेशा आता होगा कि जो ये महाकुंभ है ये हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में क्यों नहीं होता, सिर्फ प्रयागराज में क्यों होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है। और त्रिवेणी संगम का मतलब होता है गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती। क्योंकि सरस्वती दिखती नहीं, वो नीचे है, जमीन के धरातल के नीचे है वो। तो वहाँ पे 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसका आप लोग फुटेज में दिखा रहा हूँ। इसे आप लोग देख सकते हो, कितना एक मनोरम दृश्य है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जो गंगा नदी के महत्व हैं उन्हें भी मैंने 3 पॉइंट में कुछ समेट के डाला है। क्योंकि अगर आप लोगों को पॉइंट आज बताऊंगा तो आप लोगों को जल्दी और समझ आ जाएगा, अच्छे याद आ जाएगा। तो उसमें से हमारे 3 जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, उसमें से पहला है गंगा के पानी का मेडिसिन साइंस का सीक्रेट क्या है। तो इसके पीछे का एक सबसे बड़ा सीक्रेट जो है कि जो पानी है गंगा नदी का, उसमें साइंस ने भी प्रूफ किया है। उसके कुछ उसने लैब से कुछ किए हैं साइंटिफिक तरीके से, हम लोग कि आप साइंस पढ़ोगे आपको समझ आएगा। तो अब यहाँ पे क्या किया है, जो गंगा नदी है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स होता है, मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है और बहुत सारी अनगिनत और कुछ मटेरियल्स होते हैं जिससे हमें एक ताजगी फील होती है, एक हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है, जिसे हमारे भारतीय संस्कृति ने पहले ही बता दिया था। और साइंस अब जाके बता रहा है कि इसमें एंटीबायोटिक्स है, ये है, वो है। तो हम साइंस को उसको विवाद करना छोड़ के हम चलते हैं हमारे पहले उसके अंदर के पॉइंट करना, क्योंकि अभी पॉइंट नहीं था। अब इसके अंदर का एक पॉइंट है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहला जो गंगा के पानी के अंदर स्पेस बैक्टीरिया किलर होता है, जिसे बैक्टीरियोफेज, मुझे अच्छे बोलते नहीं आ रहा तो यहाँ पे स्क्रीन में लिखा है, ऐसे बोलते हैं। और ये हार्मफुल बैक्टीरिया को पूरे तरीके जड़ से खत्म कर देता है। तो इसी वजह से गंगा के पानी में कभी भी खराबी नहीं होती, उसमें कीड़े, मतलब गंगा पानी खराब नहीं होता। ये एक पहला रीजन हो गया। हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, हीलिंग मिनरल्स। मतलब कि कुछ मिनरल धातु जो हिमालय से आने वाला गंगा का जो पानी है उसमें मिनरल्स का ट्रेजर भी मिल के आ जाता है। मतलब मिनरल्स बहुत सारे आ जाते हैं जिसे हमें बहुत सारे पता भी होंगे। अब इनका एक एक का नाम लेने बैठूंगा कहाँ से कहाँ वीडियो हो जाएगा। तो उसे छोड़ के आप लोगों को ये बता दें, इसमें मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत काम की चीज़ें होती हैं। उनमें से एक दो का आप लोगों को नाम बता देता हूँ, जैसे कि है सल्फर, मैग्नीशियम। ये मिनरल्स बहुत वो होते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे शरीर को हील भी करते हैं एक तरीके से, और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उसके तीसरा हमारा टॉपिक आता है डिटॉक्सिफाइंग पावर।
गंगा के पानी में डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। क्लीन नेचर और डिजॉल्व ऑक्सीजन का हाई लेवल बॉडी के टॉक्सिन को रिमूव करने में मदद करता है। शायद इसीलिए लोग पानी को पवित्र और शुद्ध कहते हैं। अब जो मैं 3 पॉइंट ली, इससे हमें समझ आ जाता है कि गंगा के पानी में एंटीबायोटिक्स मतलब कीटाणु से लड़ने की क्षमता वाले एक वो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और बहुत सारे हीलिंग मिनरल्स होते हैं, डिटॉक्सिफाइंग पावर होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनमें से मैंने 3 मेन पॉइंट ले लिए हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वहाँ जाते सार हम गंगा का स्नान क्यों करते हैं, गंगा नदी में स्नान क्यों किया जाता है, जिससे हम पवित्र हो जाते हैं। अब उसके हमारे जो पॉइंट है कि महाकुंभ की तैयारियां कैसे चल रही हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो से लिया है, इसलिए मुझे पक्का नहीं कि ये बातें सच हैं या झूठ, पर जितना मुझे लगता है कि ये सच है इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और उसके वीडियो का टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोगों को समझ आ जाए, अच्छे से आप लोग देख लेना। पर मैं भी एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसी तैयारियां चालू है। आप लोगों को एक डर तो बना रहता होगा कि अगर हम गए वहाँ पे और हमें चोरी कर लिया, किसी ने किडनैप, ये कुछ होते हैं। ये हमने बहुत सारे सीरियल में या मूवीज में देखा है कि अरे तू मेरा भाई कुंभ के मेले में खो गया था, कुंभ के मेले से खो के वापस आया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे दिमाग में वहम बैठ गया है। पर वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी रहती है कि एक मक्खी भी वहाँ पे अपना पर नहीं मार सकती। तो अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। वहाँ पे तो अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, जो होगा कि गंगा नदी के स्नान को किया क्यों जाता है, पवित्र क्यों होते थे। पहले के लोग वहाँ पे स्नान करने के बाद, पवित्र अपने दिमाग को एकदम माइंड को फ्रेश करने के बाद वहाँ पे शास्त्रार्थ करते थे, जिससे उनके ज्ञान को बढ़ावा मिल सके और उनके जो गलत तथ्य हैं उन्हें ठुकरा कर नए तथ्य को अपना सके। मतलब वहाँ पे शास्त्रार्थ होता, आप लोगों को शास्त्रार्थ मालूम होगा। तो उन लोग वहाँ पे नहाने के बाद, स्नान करने के बाद शास्त्रार्थ करे, जिनसे उनका माइंड फ्रेश होता था। अब तो शास्त्रार्थ की चीज़ है। सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे 3 स्टेप जाता था पहले के समय में जब महाकुंभ होता था। पहला स्टेप होता था कि सबसे पहले ठहरने की जगह को देखा जाता है, क्योंकि रात को ठंडी में कहाँ रुकेंगे, क्योंकि ठंडी के मौसम में होता जाता तो। और उसके बाद हमारी दूसरी जो चीज़ आती है वो गंगा में स्नान करके अपने माइंड को फ्रेश करना। और तीसरा जो होता है अपने ज्ञान को बांट के अपने ज्ञान को बढ़ाना। तो ये 3 स्टेप में पहले बांटा गया था। और अभी भी हमें ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 2 चीज़ें तो कर ले रहे हैं। हम वहाँ पे रुकने की जगह देख ले रहे हैं और हम स्नान कर रहे हैं। पर हम जो वहाँ पे कहते हैं कि पुण्य मिलेगा, ये मिलेगा, समस्याओं का हल नहीं हो रहा। समस्याएं कब हल होती है, जब हमारे पास दिमाग आता है, हमारे पास कुछ ज्ञान की बातें आती हैं। अब वही नहीं मिल पा रही है आज की जनरेशन को, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहा है जो इन नियमों को बदल सकता है कि किस तरीके से महाकुंभ करना है, वहाँ जाके ठहरना है, तो आप बदल के ये कर दीजिए कि पहले तो रुकें और उसके बाद वहाँ पे स्नान करें, गंगा स्नान, और उसके बाद शास्त्रार्थ करें, अपने ज्ञान को बढ़ावा दें। कुछ साधु संत मिलके अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटें, इसका ज्ञान का विस्तार हो। बताना है, अगर आप लोगों को ठीक लगा तो इसे शेयर करना, वरना आप लोग सब्सक्राइब कुछ ना चाहो कुछ मत करना। बस आप लोग इस चीज़ को समझ लो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आप लोग चैनल को 100 बार अनसब्सक्राइब करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। ओम साई राम।